वेलकम स्टूडेंट्स, ये बीए एंड बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास है। सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर अपन ब्रिटिश पोइट्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ा था, जिसकी पोइम थी माय लास्ट टच है। उसके बाद हमने मैथ्यू आर्नोल्ड को पढ़ा था, इसकी पोइम पढ़ी थी हमने डोवर बीच। यदि इन दोनों पोइम की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन पोइम की वीडियो आप देख लें। आज हम ब्रिटिश पोइट्स के अंदर तीसरा पोइट पढ़ रहे हैं, उसका नाम है जी.एम. हॉपकिंस। आज हम पढ़ेंगे जी.एम. हॉपकिंस, और जी.एम. हॉपकिंस का पूरा नाम है जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। क्या नाम है? जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। इनका बर्थ 1844 में हुआ था, इनकी डेथ जो थी वो 1889 में हुई थी। ये विक्टोरियन पोइट थे। ये कौन से पोइट थे? ये विक्टोरियन पोइट। विक्टोरियन एज में पैदा हुए थे, इसलिए ये एक विक्टोरियन पोइट थे। और इनकी जो पोइम जो है हमारे सिलेबस में, उसका नाम है द सी एंड द स्काई लार्क। सी एंड द स्काई लार्क को पढ़ेंगे। और सी एंड स्काई लार्क क्या है? एक सोनेट है। क्या है ये? सोनेट है। सोनेट आपको पता ही है कि पोइम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन की पोइम जो होती है उसको क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। थोड़ा और बता दो सोनेट के बारे में। सोनेट जो होता है दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टेव क्या होता है? द फर्स्ट 8 लाइन्स, पहली 8 लाइन्स जो होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं। और सेस्टेट क्या होता है? द लास्ट 6 लाइन्स, वो अंतिम 6 लाइन जो होती हैं वो सेस्टेट कहलाती हैं। ऑक्टेव के अंदर पोइट क्या करता है? द पोइट पुट्स एन आइडिया, द पोइट पुट्स एन आइडिया। ऑक्टेव के अंदर क्या करता है? पोइट एक विचार को रखता है। और सेस्टेट के अंदर क्या होता है? द पोइट concludes his idea given in octave, और जो पोइट ने ऑक्टेव में अपना आइडिया दिया है उसका कंक्लूजन निकालता है इसके अंदर, सेस्टेट के अंदर। तो इस तरह कह सकते हैं एक सोनेट जो होता है वो 14 लाइन की पोइम होती है जो दो भागों में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये मैंने बताई है। अब इस पोइम जिसका नाम है द सी एंड द स्काई लार्क। सी एंड स्काई लार्क जो है, एक तो इसके अंदर सी है और एक है स्काई लार्क। इन दोनों को समझेंगे पहले। सी एंड स्काई लार्क क्या है? सी को तो जानते हैं आप। सी क्या है? एक समुद्र होता है। और स्काई और क्या होता है? एक नेचर ऑब्जेक्ट। ये नेचर, और सी क्या है? एक नेचर ऑब्जेक्ट। स्काई लार्क एक बर्ड होता है। स्काई लार्क क्या है? एक बर्ड है which flies high in the sky, which flies high in the sky, जो आसमान में बड़ी ऊंची उड़ान भरता है, उसे क्या कहते हैं? स्काई। दोनों ही क्या है? प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सी भी मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ है और स्काई लार्क भी क्या है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पोइट इस सोनेट के अंदर प्रकृति और ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन कर रहा है। कोई ये कहना चाहता है कि प्रकृति की जो चीजें कोई ने ली हैं सिंबल के रूप में, एक सी को और दूसरी स्काई लार्क को, इनकी जीवन की तुलना वो ह्यूमन बीइंग से करता है। और जब इनकी तुलना ह्यूमन बीइंग से की जाती है तो कोई पाता है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो इन और नेचर जो चीजें हैं, ये सी और स्काई लार्क हैं, इनकी तुलना में ह्यूमन लाइफ जो है वो दुखों से परिपूर्ण है और परेशानियों से परिपूर्ण है। और इसका कारण जो है, मनुष्य जो पोइट जो है मनुष्य को ही बताता है। मैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीजेनरेशन। इसका मतलब मनुष्य का जो पतन हुआ है उसका खुद ही वो जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। यही बात इस सोनेट के अंदर बताई गई है। तो सब हम एक एक लाइन इस सोनेट की पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बिल्कुल छोटा सा सोनेट है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है इस सोनेट की, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन सोनेट बहुत अच्छा है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और किस तरह पोइट जो है नेचर ऑब्जेक्ट्स की तुलना ह्यूमन लाइफ से करता है, ये बात हम
हम इस सोनेट के अंदर देखेंगे। आइए हम इस सोनेट को पढ़ते हैं, इस सोनेट में क्या है। ये सोनेट है। पहले सबसे शुरुआत देखते हैं। ऑन ईयर एंड ईयर टू नॉइजेस, टू ओल्ड टू एंड, टू ओल्ड टू एंड, trench, right, the tide that rams, against the shore, with a flood, or a fall, low lullaby, all rover, frequenting their while moon shall bear and when। ये पोएम की शुरू की पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं और ये चारों पंक्तियां किसके बारे में हैं? सी के बारे में। सबसे पहले पोएट ने सी की बात की है, सी की बात की सबसे पहले पोएट ने। और पोएट सी के बारे में क्या कह रहा है? जो एक नेचर ऑब्जेक्ट है सी, जो अपना कार्य जो करता पहले भी करता था वो आज भी कर रहा है और फ्यूचर में अपना कार्य वैसा ही करता रहेगा। उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ना चेंज आने वाला है। तो पोएट ये कहना चाहता है कि सी क्या करता है? देखो, ऑन ईयर एंड ईयर, लैंग्वेज देखो, ऑन ईयर एंड ईयर का मतलब होता है बोथ ईयर्स, दोनों कानों से। अब दोनों कानों से टू नॉइजेस, दोनों कानों से 2 शोर, एक शोर इस कान से, दूसरा इस कान से। 2 शोर जो हैं वो इतने पुराने हैं। टू एंड का मतलब नेवर एंड, टू एंड का मतलब क्या है? नेवर एंड, कभी समाप्त नहीं होंगे। कहने का मतलब ये कोई नहीं कह रहा है, हम दोनों कानों से शोर, समुद्र के द्वारा जो शोर बचाया जाता है, जो आवाज दी जाती है, वो आवाज लहरों की आवाज होती है, समुद्र के पास जाते हैं, वो आवाज जो है वो इतनी पुरानी है कि कभी समाप्त नहीं हो। कहने का मतलब समुद्र जो है या सी जो पहले कार्य कर रहा था वो अब कार्य कर रहा है, आगे वही कार्य करता रहेगा। ट्रेंच का मतलब होता है राइट, ट्रेंच का मतलब होता है राइट साइड की बात कर रहा है। क्या कहता है? द टाइड का मतलब होता है वेव, टाइड का मतलब क्या होता है? वेव होता है। दैट रैम्स का मतलब होता है स्ट्राइक्स, टकराना। अगेंस्ट द शोर का मतलब सी कोस्ट, समुद्र जो की लहरें जो हैं सी कोस्ट से टकराती हैं। विद ए फ्लड का मतलब तेज बहाव, हाई फ्लो, फ्लड का मतलब हाई फ्लो। और समुद्र की लहरें जो हैं कभी तो फ्लड के रूप में आती हैं, और एक फाल का मतलब स्लो, ये कभी वो धीमी आती हैं। लो ललाव का मतलब स्लो म्यूजिक, कभी मतलब समुद्र की लहरें जो हैं कम म्यूजिक पैदा करती हैं। और रोवर, कभी समुद्र की लहरें जो हैं वो हाई म्यूजिक को पैदा करती हैं। कभी तो समुद्र का शोर बहुत कम होता है और कभी समुद्र का शोर जो है वो बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब विजिटिंग,
किसका विजिट होना? लहरों का। समुद्र की जो वेव्स होती है, टाइड जो होती है, उनका फ्रीक्वेंटली माने विजिटिंग अगेन एंड अगेन, विजिटिंग अगेन एंड अगेन, विजिटिंग अगेन एंड अगेन क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंटली। समुद्र की लहरें जो है बार बार आती हैं, बार बार जाती हैं। कैसे? उसका एग्जांपल दिया है, while smooth shell wear का मतलब बिकम लेस, कम होना। जिस तरह चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है, बैंड का मतलब बिकम लार्ज, बड़े होना। और जिस तरह चंद्रमा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे कम होता है, उसी तरह लहरें भी हैं, धीरे धीरे आती हैं और धीरे धीरे जाती हैं, कभी तेज आती हैं, कभी तेजी आती हैं। तो कहने कोई ये कहना चाहता है कि इस चारों लाइनों के द्वारा इस सी जो है, गॉड ने सी को जो ड्यूटी दी है, वो ड्यूटी सी जो है बड़ी ईमानदारी से पूरी कर रहा है और उसमें उसने किसी भी तरह की कोई इररेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरा नहीं किया है। कहने का मतलब ये है किसी तरह की उसने गैर जिम्मेदारी जो है उसको नहीं निभाया है। समझ आई बात? तो हमने सी को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्काईलार्क के बारे में। क्या क्या है कोई, ये अपन अगली 4 यूनिट में हम देखेंगे। लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड, I hear the lark ascend, I hear the lark ascend, is rest rewinded, new spin score, new skin score in crypts of curl of wild range worm and core and black music till nuns to skill more spend। ये अंतिम 4 लाइनें हैं आपके। अब इसके अंदर पहले जो लास्ट 4 लाइन थी उसके अंदर पोइट ने सी के बारे में बात की थी। अब वो अगला ऑब्जेक्ट जो नेचर का इस पोइट में दिया गया है स्काईलार्क, उसके बारे में बात कर रहा है। तो स्काईलार्क का जमीन से कोई रिलेशन नहीं है, तो कह रहा है लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरफ ऑफ लैंड, ऑफ ऑन एवर, ऊपर, जमीन के ऊपर क्या है? आई हियर, मुझे सुनाई देती है। लार्क एक बर्ड है, एक इमेजिनेटिव बर्ड है, वास्तव में नहीं देखा कोई, एक इमेजिनेटिव बर्ड है। असेंट का मतलब फ्लाइंग, उड़ते हुए। पोएट जो है एक बर्ड है, उसको उड़ते हुए जो है उसकी आवाज, एक म्यूजिक जो है वह ऐसा माना जाता है। स्काईलार्क जब आसमान में उड़ता है तो एक तरह का म्यूजिक क्रिएट करता है। तो पोएट को पक्षी उड़ रहा है, उसका म्यूजिक जो है पोएट को सुनाई दे रहा है। और ये पोएट बर्ड जो है बिल्कुल एनर्जी से परिपूर्ण है, 100% एनर्जी है, किसी तरह कोई लेजीनेस नहीं है, पूरी तरह रेस्ट
बर्ड जो है फुल ऑफ एनर्जी है, किसी तरह की एनर्जी की कोई कमी नहीं है, पूरे सांस के साथ उड़ रहा है। रिविंडेड का मतलब रिन्यूड, पूरी मतलब ताजगी के साथ ये पक्षी जो है आसमान उड़ रहा है। न्यू स्क्रीन स्कोर, स्कोर का मतलब होता है म्यूजिक और न्यू स्क्रीन का मतलब होता है मून ऑफ आ शीप। किसी भेड़ की मतलब जो ऊन जो होती है उसके बाद लाइन समझाऊं क्या कहना चाह रहा है। क्रिप्स ऑफ कण और गुच्छे, वाइल्ड विंग्स का मतलब कट काटना, विल काटना, कोर माने बेलना, फ्लैट मतलब थ्रो फेंकना, म्यूजिक, लंच टू स्पिन, स्पिन का मतलब होता है कोर और स्पैन का मतलब यूज। आप लिख दिए इनके, और आप इन लाइनों को समझें। कोई इन लाइनों के अंदर स्काईलार्क के बारे में बता रहा है। पहले वो कहता है स्काईलार्क जो है वो एक बर्ड है जो गहरी ऊंचे आसमान के अंदर अपनी उड़ान भरता है और जब वो उड़ता है तो इस म्यूजिक क्रिएट करता है। और ये बर्ड जो है इस फ्रेश एकदम फुल ऑफ एनर्जी है, रिन्यूड है, ऐसा लगता है आज ही मतलब इसके अंदर एनर्जी आई हो ऐसा लगता है। अब इस बर्ड की जो फ्लाइट जो है, इस बर्ड की जो उड़ान जो है उसकी कंपैरिजन की जा रही है। किससे की जा रही है कंपैरिजन? वूल ऑफ शीप, एक भेड़ की जो मतलब ऊन जो होती है, जब तुमने देखा भेड़ें होती हैं तो बॉडी के ऊपर बहुत सारी ऊन होती है, उस ऊन को काटते हैं। तो जब उनको काटते हैं तो ऊनें जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। तो इसकी उड़ान जो है, इस बर्ड की उड़ान जो है वो एकदम टेढ़ी मेढ़ी है, कभी यूं उड़ता है, कभी यूं उड़ता है, कभी यूं उड़ता है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी उड़ान करते हुए वो आसमान के अंदर उड़ता है। तो उसकी कंपैरिजन की जा रही है इसकी फ्लाइट की। स्काईलार्क की जो फ्लाइट उड़ान जो है उसकी कंपैरिजन भेड़ की ऊन से की जा रही है। और क्रिप्स एंड कर्व के भेड़ के गुच्छे जो होते हैं वो एकदम टेढ़े मेढ़े पड़े होते हैं, वैसी उड़ान भरता है। तो ये उड़ान भरता है कोर एंड फ्लैट म्यूजिक का मतलब जो उड़ रहा है साथ में कोई ऐसा लगता है गीत गा रहा हो या कोई म्यूजिक जो है उसको क्रिएट कर रहा हो। नाच टू स्पिन नो रिस्पेंड, इस तरह का म्यूजिक है और कोई जो है ना तो इसको यूज कर सकता है ना इसको निकाल सकता है। इस म्यूजिक, इस बर्ड का म्यूजिक जो है वो एकदम मार्वलस म्यूजिक है। ऐसा म्यूजिक ह्यूमन बीइंग के द्वारा तो कम से कम क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इसका म्यूजिक जो है वो इमॉर्टल है, अमर म्यूजिक है। सिर्फ पोइट इसके म्यूजिक को सुन सकता है, क्योंकि पोइट के अंदर वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं इस पक्षी की म्यूजिक को सुनने की। तो पोइट एक कल्पना के अंदर एक ऐसे पक्षी की कल्पना कर रहा है जो आसमान में ऊंचाई तक उड़ता है और फिर उसकी उड़ान की तुलना भेड़ की ऊन से करता है और फिर बताता है कि किस तरह से म्यूजिक जो है वो इमॉर्टल है। इस तरह का म्यूजिक जो है ह्यूमन बीइंग की बस की बात नहीं है। और जो कार्य इस पक्षी को दिया गया था वो कार्य अपनी ईमानदारी से कर रहा है, किसी तरह की इसमें कोई लेजीनेस नहीं बरती है। अब हमने पढ़ लिया ऑक्टेव पार्ट। ऑक्टेव पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि 8 लाइनें होती हैं। पहली 4 लाइनें सी के बारे में पढ़ी थी, अगली 4 पंक्तियां हमने स्काईलार्क के बारे में पढ़ ली है। तो ऑक्टेव पार्ट खत्म हो गया है, पोइट ने विचार रख दिया है। अब उस विचार को क्या करेगा, कंक्लूड करेगा। आगे की 6 पंक्तियों में वो इस प्रकार है, अपन देखते हैं। How these two shame this shallow and frail town being howling right out a shorted away time
showed it every time, being pure, weak lifestyle, and careful ground, have lost that cheer, and charm of earth's last time, are made and making breaking down to man's last dust, drain fast towards man's first crime. अब पोइट में ये लाइनें जो हैं, ये पूरी की 6 लाइनें जो हैं, ये इनको सेस्टेट कहते हैं। सेस्टेट के अंदर पोइट ने जो विचार रखा था ऑक्टेट के अंदर, उस विचार को वो यहाँ पर कंक्लूजन निकाल रहा है। अब पोइट क्या कहता है, कंपैरिजन कर रहा है, किसकी लाइफ की कंपैरिजन कर रहा है, सी एंड स्काई लार्क की जो लाइफ जो है उसकी कंपैरिजन कर रहा है, इससे ह्यूमन बीइंग की लाइफ से कंपैरिजन कर रहा है। तो हाउ दीस टू का किसके लिए आया है, सी के लिए आया है एक तो, और दूसरा आया है स्काई लार्क के लिए। तो सी स्काई लार्क इन दोनों को मतलब शेम माने शर्म आती है किसको देख करके, दिस शैलो एंड फेड टाउन का मतलब होता है डर्टी टाउन, इस गंदा शहर। क्योंकि मैन हैज पॉल्यूटेड द सिटी, मनुष्य ने इस शहर गंदा कर दिया है, और इतना गंदा कर दिया है कि उसने जो नेचर की जो चीजें होनी चाहिए थी उन सबको हटा दिया है। उनकी जगह उसने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, नेचर को पूरी तरह उसने तबाह कर दिया है, डिवास्ट कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इन दोनों को मतलब जो प्रकृति की चीजें जो होनी चाहिए थी वैसा नहीं है। मनुष्य ने क्या किया है, इस जो सुंदर शहर था उसको कुरूप में बदल दिया है, उसको अगली शहर बना दिया है। तो इन दोनों को मतलब मनुष्य के करतूत देख करके, मनुष्य के कार्य देख करके दोनों को क्या है, शर्म आती है। हाउ रिंग रन आउट सोड इट अवर टाइम, किस तरह, इसका मतलब ये है किस तरह मतलब सोड इट अवर टाइम मतलब डर्टी टाइम, डर्टी एंड सैड टाइम। किस तरह मनुष्य ने जो एक सुंदर समय था उसको मतलब चेंज कर दिया है। इसमें चेंज कर दिया है एक दुखद और गंदे समय के अंदर चेंज कर दिया। जो समय मनुष्य के हित में होना चाहिए था, उसके फेवर में होना चाहिए था, उस समय को ही उसने बदल दिया है। बीइंग प्योर, अब कोई बताता है मनुष्य जो था पहले एकदम क्या था, प्योर था। जब मनुष्य पैदा हुआ था पहली बार पृथ्वी पर आया था, जिस तरह अन्य जीव जंतु आए थे उस समय मैन जो था एकदम प्योर था, लाइफ प्राइड, और ये लाइफ का प्राइड था। लाइफ का प्राइड का मतलब होता है मनुष्य को अपने आप में गर्व था कि मनुष्य को सभी जीवों में मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और वो लाइफ का क्या था, प्राइड था। एंड केयर फॉर क्राउन, मनुष्य तो पैदा हुआ था क्राउन के लिए पैदा हुआ था। क्राउन का मतलब एक हाई चीज के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को क्राउन से गिरा दिया है, धूमिल कर दिया है, अपनी जो रेपुटेशन है उसको नष्ट कर दिया है। Have lost that cheer, cheer का मतलब joy, मनुष्य ने वो खुशी खो दी है। चार माने अट्रैक्शन, वो आकर्षण जो है जो मनुष्य ने क्या कर दिया है, खो दिया है। हर पास टाइम, टाइम का मतलब यूथ, जो पृथ्वी की यूथ जो थी, मनुष्य जिसे यूथ माना जाता था, यूथ और एनर्जी से परिपूर्ण माना जाता था, जिसको वो एनर्जी जो है मनुष्य की जा चुकी है, उसकी जो जॉय जो थी वो
समाप्त हो गई है, उसके जो के अंदर अट्रैक्शन जो था वो समाप्त हो गया है। इसके कौन जिम्मेदार है? मैन हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन मेड बाय हिम। जो भी उसने डिस्ट्रक्शन किया है उसके लिए मनुष्य जो है खुद ही क्या है? जिम्मेदार है। मनुष्य क्या कर रहा है? इसे आर मेक एंड मेकिंग ब्रेक एंड ब्रेकिंग डाउन। इसका मतलब क्या है? मैन जस्ट मेकिंग थिंग्स एंड देन ब्रेकिंग देम डाउन। इसका मतलब क्या है? मनुष्य चीजों को बना रहा है और फिर उनको क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। इन्हीं कार्यों में मनुष्य के लिए अपने आप को पूरी तरह क्या कर लिया है? बिजी कर लिया है और वो वापस उसी अवस्था में जा रहा है जिस अवस्था में वो से वो निकला था। कहने का मतलब मनुष्य मिट्टी से पैदा हुआ था, उस गंदगी से पैदा हुआ था, उसी गंदगी के अंदर वो वापस जा रही लाइन देख सकते हैं। मैन लास्ट डस्ट, जिस डस्ट से वो आया था उसी डस्ट में ट्रेन का मतलब गो, जानवर उसी डस्ट में जा रहा है फास्ट और तेजी से। वाज मैन फर्स्ट लाइन का मतलब डर्ट, जिस गंदगी से वो आया था उसी गंदगी के अंदर वो वापस जा रहा है। तो जिस तरह पोएट ने मतलब इस तरह मतलब जो नेचर के ऑब्जेक्ट जो है सी स्काई आर इनकी लाइफ की तुलना ह्यूमन बीइंग से की है और बताना चाह रहा है कोई कि किस तरह मानव ने ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को कितना नीचे कर दिया है। मतलब जो स्काई और जो स्काई पहले कुछ चीजें मानी जाती थी तो मनुष्य को हाई माना जाता था, अब वो तो हाई हो गई है, मनुष्य जो हाई था वो क्या हो गया है? लो हो गया है। यही बात इस पोएम के द्वारा बताई गई है। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इसकी समरी किताब में और पढ़ लेना एक बार। मैंने एक लाइन एक्सप्लेन कर दी है आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।